तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट 7 का टेस्ट जो है पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि डिस्कशन कराने वाले हैं। प्लस इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं टेस्ट में, उन सब का एक एक करके रैंक देखेंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, चलिए उससे पहले क्या कर लेते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। देखने से पहले आपको हम बताते हैं कि अगर आप लोग भी एनटीपीसी या ग्रुप डी की अगर दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट में कहां से पार्टिसिपेट करना है, ये आपको क्या करेंगे कि इस क्वेश्चंस को, इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करा देते हैं। उसके बाद आपको हम बता देंगे कि आप कहां से टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि टेस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक की वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। चलिए क्या करते हैं कि जितने क्वेश्चन है एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त, वो लोग भी क्या करेंगे कि टेस्ट का क्वेश्चन देख लेंगे और टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। आपको लास्ट में बता देंगे कि कहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल करते हैं कि क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है गति की इकाई नहीं है। ये पहले क्या है कि जीएस का क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, फिर उसके बाद जो है जीके का क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो ये जीएस के अभी चलेंगे क्वेश्चन, उसके बाद जीके के भी हम आपको बताते चलेंगे। अभी जीएस का देख लीजिए, पहला नंबर ही क्वेश्चन है कि कौन सी जो है गति की इकाई है। इसमें हमें यह जानना है गति मतलब कि स्पीड, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है हमें यह जानना है। देखिए स्पीड आपको पता है किसे कहते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को स्पीड मतलब चाल कहते हैं या गति कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, समय को सेकेंड में, मतलब मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए स्पीड का यानी गति का। तो स्पीड का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, ध्यान रखना है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा। फर्स्ट नंबर जिसने भी टिक किया होगा बिल्कुल करेक्ट किए होंगे। ठीक है, और देखिए इस सब का अगर पीडीएफ लेना है तो दोस्त पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से आप पढ़ करके आराम से जो है प्रिपरेशन करते रहिएगा, जब भी मन करे तब रिवाइज कर सकते हैं वहां पे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ताप बढ़ने पर बर्फ क्या होता है कि पिघलने लगता है। तो बर्फ जो पिघलता है वो किस वजह से पिघलता है। कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पानी में अगर बर्फ रखी हुई है तो पिघलने के बाद पानी का लेवल क्या होगा, कम जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, ये रहता है। तो ये तो क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। दूसरी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि बर्फ जो होता है वो पानी पर क्यों तैरता रहता है। कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको एक एक करके हम आपको बताते हैं बर्फ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए पानी जो बर्फ जो होता है वो पानी पर फ्लोट करता है यानी तैरता रहता है। क्यों तैरता है, तो घनत्व की वजह से। बर्फ का घनत्व क्या होता है कि कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी पर तैरता रहता है, पानी का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिसका भी घनत्व कम होगा वो तैरेगा। जैसे कि बादल में, बादल जो होता है आकाश में तैरता है, वो किस वजह से तैरता है, क्योंकि बादल का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है वो कम होता है, इसलिए ऊपर तैरता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेकेंड ये चीज कहता है कि बर्फ अगर पानी में पिघल जाता है तो बर्फ पिघलने के बाद उसका लेवल क्या होगा, पानी का लेवल। तो दोस्त पानी का लेवल ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, न लेवल पानी का घटेगा न बढ़ेगा। ठीक है, अब तीसरी ये क्वेश्चन दे दिया है कि तापमान के बढ़ने पे क्या होता है कि बर्फ पिघलना शुरू करता है। तो बर्फ तो पिघलती ही है, लेकिन किस वजह से बर्फ पिघलेगी ये क्वेश्चन इसमें कहा गया है। देखिए करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको कि ये फर्स्ट नंबर आंसर होगा। क्या कि गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है। अब किसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बर्फ का? बिल्कुल नहीं, बर्फ का नहीं। बर्फ के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स होते हैं, जानते हो। ये ठोस जो होता है उसमें क्या होता है कि अणु जो होते हैं वो काफी सटे सटे होते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो अणु क्या होता है कि एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाता है, और उसका काइनेटिक एनर्जी, ये गतिज ऊर्जा क्या होता है कि बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वह लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो और जो है अणु उसके अलग होना शुरू होगा, और वो गैसीय फॉर्म में क्या होगा कि चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अणु का, उसके अंदर अणु जो होते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है कि बर्फ जो है पिघलना शुरू कर देता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन दे दिया कि चिकित्सा हो गया, युद्ध हो गया, उसके लिए उपयोग किए जाने वाला जो है नवीनतम अनुसंधान में जो है विकिरण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से बता देना है कौन सा है कौन नहीं। को मेडिकल फील्ड में भी उसका इस्तेमाल किए जाते हैं। मेडिकल फील्ड के साथ साथ जो है जितने भी वॉर होते हैं बहुत सारे, उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि किस किरण का यूज किया जाता है। अधिकांशतः मेडिकल फील्ड में अगर देखा जाए या युद्ध वाले क्षेत्र में, तो उस किरण का यूज किया जाएगा। तो ये थर्ड नंबर गामा का, किसका, गामा का किया जाता है। ठीक है, गामा का इसलिए किया जाता है क्योंकि गामा का भेदन क्षमता जो होती है ना वो सबसे अधिक होती है। ये जान लीजिए कि गामा किरण आपके अगर शरीर पे थोड़ी देर के लिए अगर रख दिया जाए तो ये चीजें जान लीजिए कि आपके शरीर के जिस पार्ट पे गामा किरण पड़ना शुरू करेगा
वो वहां का सेल्स जो होगा वो डेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है युद्ध में इसका इस्तेमाल करते हैं, काफी पावरफुल होता है, गमा किरण जो होता है हड्डी को भी आर पार कर सकता है, इतनी इसकी भेदन क्षमता होती है। लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो एक्स किरण का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। आप जानते होइएगा कि एक्सरे भी किया जाता है, जैसे कि मेडिकल फील्ड में, या बहुत सारी चीजें होती है जिसमें एक्स मैग्नेटिक रे का यूज किया जाता है, तो एक्स किरण का भी यूज होता है। लेकिन अभी जो है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा कि गामा ही आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया कि मादा एनोफ्लीज मच्छर के काट लेने से कौन सी बीमारी होती है, हमें यह जानना है। देखिए मादा एनोफ्लीज मच्छर जब काटती है तो कौन सी बीमारी होती है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अब पढ़े हुए भी है, कई बार रटे हुए हैं। मलेरिया हो जाता है। क्या होता है, मलेरिया। ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया। अब इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मलेरिया जो होती है वो किस परजीवी के वजह से होती है, ठीक है। या एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होती है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाती है। मलेरिया किस परजीवी से होती है, जब मच्छर काटती है तो ये जान लीजिए कि आपके शरीर में जो होती है वो प्लाज्मोडियम जो परजीवी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको मलेरिया होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेगा, प्लाज्मोडियम और ये एनाफ्लीज मच्छर जो है सो, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, सोडा वाटर है। सोडा वाटर में क्या किया जाता है कि नींबू का रस डाल दिया जाता है। नींबू का रस जैसे ही डालिएगा सोडा वाटर में, वैसे क्या होगा कि बबल आना शुरू हो जाएगा। तो वो बबल क्यों आता है, उस बबल में आखिर क्या होता है ये जानना है, ठीक है। देखिए जैसे सोडा वाटर में डालिएगा नींबू का रस, वैसे क्या होता है कि वो एल्काइल हो जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि बुलबुला आना शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मेलनी रूप से अगर देखा जाए तो वो कार्बन, बुलबुला जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो वो बुलबुला जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका क्षारीय होता है वो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन रहता था और ज्यादा बेटर होता रहा ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए यंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं, वो किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, इसमें से ऑप्शन देखिए बता दीजिए, ठीक है। देखिए पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गोताखोर होते हैं, तो गोताखोर भी क्या करते हैं कि वो जो है यंत्र जो है, डिवाइस जो है अपने कान में लगा करके अंदर जाते हैं ताकि आसपास के ध्वनि को सुन सके, ठीक है, या रिकॉर्ड कर सके। तो पानी के अंदर के जो जलीय जीव जंतु होते हैं उसका भी ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए उस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा यंत्र होता है दोस्त, हाइड्रोफोन होता है। कौन सा, हाइड्रोफोन होता है, ये फर्स्ट नंबर। हाइड्रोफोन जो होता है एक माइक्रोफोन की तरह ही होता है, जिसमें क्या होता है कि पानी के अंदर उसको डाला जाता है, डालने के बाद क्या होता है कि आसपास के जितने भी सराउंडिंग्स के साउंड्स होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। या गोताखोर अंदर जाते हैं और जाने के बाद जो है वो क्या करते हैं कि अन्य जीव जंतुओं को आवाज सुनने के लिए वहां पे क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि प्रबल अम्ल और दुर्बल छाल से बने कतई लवण का पीएच मान क्या होगा। देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल छाल से जो बने लवण होते हैं उसका पीएच मान जो होता है वो क्या होता है कि अम्लीय ही होता है, मतलब 7 से कम होता है, ध्यान रखना है। क्या होगा, 7 से कम होगा, अम्लीय ही होगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 7 से कम होगा यानी अम्लीय ही होगा वो। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है उसे पानी में डुबा करके रखी जाती है, ठीक है। देखिए पानी में किसे डुबा करके रखी जाती है, पहला तो दे दिया है कि सोडियम। क्या सोडियम को पानी में डुबा करके रखते हैं, बिल्कुल नहीं रखते हैं। अगर सोडियम को पानी में डुबा कर रखेंगे वैसे पानी से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ब्लास्ट करना शुरू कर देता है, तो इसको तो रखते नहीं है। दूसरा नंबर ये चीजें जान लीजिए, सल्फर को भी नहीं रखते हैं। रखते किसे है, तो श्वेत फास्फोरस को रखते हैं। किसे, श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा करके रखते हैं, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है ये थर्ड नंबर, ठीक है। श्वेत फास्फोरस को क्या कीजिएगा ना कि जब मान लीजिए कि वायु में लाइएगा, अब मात्र जो है 35 से 36 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है जलना शुरू कर देता है, या थोड़ी सी हाथ से भी मसल करके फूंक मार दीजिएगा तो ये जलना शुरू कर देता है, ठीक है, श्वेत फास्फोरस। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस सबको क्या किया जाता है, पानी में रखा जाता है। बाकी ये जो सोडियम देख रहे हैं इसको मिट्टी तेल के अंदर में रखा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे दिया है आपको, क्या दे दिया है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, कौन से चिकित्सा से संबंधित है ये जानना है। ट्रेडमिल टेस्ट, इन चारों ऑप्शनों को देखिए, आप बता दीजिए। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं कि ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है वो हृदय से संबंधित होता है। किससे, हृदय से। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। हार्ट से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसको जो है टेस्ट करने के लिए क्या होता है कि ट्रेडमिल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कार्डियोलॉजिस्ट भी होते हैं जो हृदय को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पहले जान लीजिए कि ये ट्रेडमिल टेस्ट है। तो हृदय के अंदर जो होती है
वो क्या होती है कि कुछ प्रॉब्लम होती है या ट्रेडमिल टेस्ट ही होती है जो हृदय के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, इसलिए लेकर के आए हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि तांबा और टीन दोनों का मिश्र धातु क्या कहलाता है, ये जानना है। देखिए तांबा और जो है टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है दोस्त, कांसा कहलाता है। क्या? कांसा। ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि तांबा और टीन का मिश्रण जो होता है वो कांसा कहलाता है, ब्राउन जो होता है सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये दे दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जो हो गया सो, ठीक है, की स्थापना जो है वो कब की गई थी, हमें यह जानना है। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की अगर बात कर लेते हैं तो उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हुई थी। कब? 1969 में। ये सेकेंड नंबर, ठीक है, ये सेकेंड नंबर 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। चलिए देख लीजिए, ये दे दिया कि सुनीता विलियम्स किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ी हुई है, यह जानना है। सुनीता विलियम्स किस अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है, देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि नासा से। किससे? नासा से जुड़ी हुई है। ये सेकेंड नंबर। सुनीता विलियम्स ही पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में जाकर के 180 दिन से ज्यादा जो है समय जो है व्यतीत की थी, ठीक है। पहली महिला इतना ज्यादा समय तक की रही थी। वैसे पहली महिला नहीं है कि अंतरिक्ष में ये गई है, ठीक है, पहली महिला थी जो इतना लंबे समय तक के अंतरिक्ष में गई थी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है जो अंतरिक्ष यानी कि नासा से ये जो है जुड़ी हुई है, नासा में काम करती है, ठीक है, सुनीता विलियम्स। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि रिचार्जेबल बैटरी होती है। रिचार्जेबल बैटरी होता है उसमें किस तरह की जो है एनर्जी स्टोर्ड होते हैं, ये हमें जानना है, ठीक है। इन चारों में से देखिए बताइए। तो रिचार्जेबल बैटरी जानते हैं, रिचार्जेबल जो रिचार्ज करते हैं, या मोबाइल का ही बैटरी कर दीजिए जिसको रिचार्ज बार बार मतलब चार्ज करते रहते हैं। तो वो जो रिचार्जेबल बैटरी जो होता है उसमें किस तरह की एनर्जी जो है स्टोर रहती है, उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है। कौन सी? केमिकल। ध्यान रखना है, आपको बताते हैं कि ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। रिचार्जेबल बैटरी जो होती है, जब हम उसको चार्ज करते हैं तो चार्ज करते समय क्या होती है ना कि वो रासायनिक को जो है रासायनिक केमिकल एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है, ठीक है। तो चार्ज करते समय वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, लेकिन जब बैटरी जैसे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है वैसे ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, रिवर्स, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ, ये देख लीजिए, दे दिया है कि प्रारंभिक आकाशगंगा को अध्ययन करने के लिए इसमें हाल ही में क्या है कि लॉन्च किए गए टेलीस्कोप का नाम बताना है। हाल ही में नहीं, 2 साल हो ही गए हैं ये टेलीस्कोप को लॉन्च किए हुए। आकाशगंगा को अध्ययन करने के लिए उसे भेजा गया था नासा के थ्रू, ठीक है। तो आपको बताते हैं कि वो कौन सा है, तो वो जेम्स वेब टेलीस्कोप है। कौन है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप यही अंतरिक्ष में भेजा गया था मिल्की वे को स्टडी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट ये दे दिया है कि एक जीव से दूसरे जीव में जो जीन का स्थानांतरण करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है। मतलब कि अगर एक मनुष्य या कोई भी जीव हो उसका जीन निकाल करके दूसरे के बॉडी में जीन को जो है क्या किया जाता है कि ट्रांसफर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो जो कहलाता है वो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के थ्रू ही ये जो है काम किया जाता है कि एक जीव का जीन जो होता है वो निकाल करके दूसरे जीव के जीन में ट्रांसफर करना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ देखिए, ये तूफान में क्या होता है ना कि कभी कभी तूफान आता है, ठीक है। गांवों में देखे हुइएगा कि बरसात के समय में कभी कभी क्या होता है कि कभी ज्यादा तूफान आ जाती है जिसकी वजह से झुग्गी झोपड़ी जो होती है वो उड़ जाते हुए, ठीक है। या देखे हुइएगा तो झुग्गी झोपड़ी उड़ जाते हैं, वो किस सिद्धांत पे उड़ते हैं, किस सिद्धांत पे काम कर लेती है, हमें ये जानना है, ठीक है। देखिए बहुतों ने क्या किया है कि पास्कल मार दिया है, गलत मार दिया है। ये पास्कल नहीं होगा आपका, हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि तूफान जो आती है उसमें जो झुग्गी झोपड़ी जो उड़ जाती है वो किस सिद्धांत पे उड़ते हैं, किस सिद्धांत पे काम करती है, तो वो बर्नौलीज के सिद्धांत पे। किस पे? बर्नौलीज के सिद्धांत पे। ये आपका क्या होगा? फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। अब कहिए कि बर्नौलीज का सिद्धांत जो है सिर्फ लिक्विड पे अप्लाई होता है, तो नहीं, लिक्विड पे अप्लाई तो होता ही है, लेकिन आपको ये चीजें जान लेना चाहिए कि बर्नौलीज का सिद्धांत जो होता है वो उस सिद्धांत को कोई भी अगर फॉलो करता है तो उस बर्नौलीज के सिद्धांत को पालन करेगा। जैसे कि आपको बताते हैं बर्नौलीज का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई द्रव है, अगर उस पे प्रेशर कस के दबाया जाए, मतलब प्रेशर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो द्रव का स्पीड क्या होगा कि कम जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, जैसे दबाएंगे वैसे इस
अंदर जो बोतल के अंदर क्या प्रेशर होगा वो धीरे धीरे घटना शुरू होगा, और वैसे ही द्रव का स्पीड क्या होगा कि ज्यादा होगा। जैसे ही द्रव को बोतल को छोड़ देंगे, पानी अंदर क्या करता है कि दबाव को बढ़ा करके रखता है, ठीक है, तो उसका स्पीड कम रहता है। जैसे हम बोतल को दबाते हैं तो दबाव को हम कम करते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, और करने से क्या होता है कि लिक्विड का स्पीड क्या होता है कि बढ़ जाता है। तो उसी सिद्धांत पे काम करती है। जब हवा तेज चलती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, हवा की स्पीड ज्यादा होती है, और स्पीड ज्यादा होने से क्या होता है कि दबाव कम हो जाता है। तो झोपड़ी का या झुग्गी का जो दबाव होता है नीचे वो कम जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि उड़ जाता है। और दबाव ज्यादा बना हुआ रहेगा तो क्या होगा, झुग्गी झोपड़ी नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, प्रेशर जो होता है वो स्पीड के ठीक उल्टा होता है। ये बर्नौलिस के सिद्धांत के अनुसार है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का उपयोग जो है दूरसंचार के लिए किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, किस तरंग का हमें ये जानना है। इन चारों में से देख लीजिए, आप बता दीजिए, ठीक है। देखिए आपको हम बता देते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। वैसे तो रेडियो वेव दे देगा तो रेडियो वेव मार दीजिएगा, लेकिन इसमें तो दिया नहीं है रेडियो वेव, लेकिन रेडियो वेव के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है क्या, माइक्रोवेव। क्या, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का इस्तेमाल जो है टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन। हाँ ये देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि मादा दे दिया है कि किसी हार्मोन की वृद्धि कहता कि मानव मादाओं में अंडो उत्सर्जन उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। तो महिला में जो होता है वो हमें जानना है कि क्या है कि अंडो उत्सर्जन करने के लिए वो कौन सा हार्मोन होता है, ये हमें जानना है। तो वो प्रोस्टेजेना होता है। कौन, प्रोस्टेजेन बोलते हैं इसे। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मादा में होता है, जो मादा को जो है क्या होता है कि अंडो उत्सर्जन करने वाला एक ये हार्मोन होता है। तो ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वे क्या करते हैं कि शोषण करते हैं, ठीक है। तो ब्लड नहीं होता है फिर भी क्या करता है कि शोषण की काम करते रहता है, रिस्पायरेटरी की क्रिया जो होती रहती है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि इन चारों में से किसमें रक्त नहीं होता है फिर भी जो शोषण की क्रिया करते रहता है, वो हाइड्रा होता है। कौन होता है, हाइड्रा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। हाइड्रा में ब्लड नहीं पाया जाता है फिर भी ये शोषण की क्रिया करती रहती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मानव के शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में क्या है कि टिबिया नाम की हड्डी पाई जाती है। तो दोस्त ये जो पैर में पाई जाती है, कौन, पैर में। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि टिबिया नाम की हड्डी जो होती है वो पैर में पाई जाती है। या कभी कभी ये दे देती है कि सबसे मजबूत हड्डी जो है वो कहां पाई जाती है। तो सबसे मजबूत हड्डी टिबिया हड्डी ही होती है जो पैर में पाई जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पैर में पाई जाने वाली हड्डी सबसे मजबूत होती है जिसे टिबिया हड्डी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है, ये हमें जानना है। इन चारों में से देखिए बता दीजिए कि सबसे अधिक एलिमेंट्स की बातें कर रहा है, ठीक है, तत्व की बातें कर रहा है। वैसे अगर यौगिक की बातें कर लेता तो हमारे शरीर में ये जो है पानी जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हमें तत्व की अगर बात कर लेता है तो सबसे अधिक जो है तत्व कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद जो है कार्बन पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है। हर एक कोशिका में क्या होता है कि आपका जान लीजिए कि ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होती है सबसे ज्यादा शरीर में, उसके बाद जो है पाई जाती है तो कार्बन पाई जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक ये आपका होगा थर्ड नंबर आंसर कि सबसे अधिक मानव के शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। चलिए ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है दोस्त, ऑन्कोलॉजी जो होता है वह कैंसर का अध्ययन होता है। किसका, कैंसर का अध्ययन। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को ही ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, ये हमें जानना है, ठीक है। तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अगर देखा जाए तो अप्रैल 6, 1980 में की गई थी। कब, अप्रैल 6, 1980 में। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि अप्रैल 6, 1980 में किया गया था। इसका सबसे पहले जो है पहला चुनाव जो हुआ था वो 1984 में हुआ था, 1984 में हुई थी। उस समय जो है मात्र जो है ये भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट जीती थी, ठीक है। लेकिन अभी के समय में देख लीजिएगा तो भारत का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी को ही माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि किस राज्य के
अच्छा किसी राज्य के कर दिया है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसमें से किसका शक्ति जो है राज्यपाल को नहीं है, ये हमें जानना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को इसमें से किसकी शक्ति प्रदान नहीं है, वो क्या नहीं कर सकता है। देखिए आपको बताते हैं कि विधानसभा जो होती है वो इस स्थगित करने के लिए ये उसके पास किसी भी राज्यपाल को जो है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को के पास जो है ये शक्ति नहीं होती है कि विधानसभा को वो स्थगित कर दे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति जो होती है वो किसी भी राज्य के राज्यपाल में नहीं होती है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि मार्ले मिंटो दे दिया कि सुधार बिल जो है वो किस वर्ष पारित की गई थी। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है ये कब पारित की गई थी? 1909 ईस्वी में की गई थी। कब? 1909 ईस्वी में। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार जो है बिल पारित किया गया था। ठीक है, जो चुनाव से क्या था कि रिलेटेड था। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि भारतीय संविधान छुआछूत अनुमूलन जो है किस अनुच्छेद में है, हमें ये जानना है। पूछ देता है ये क्वेश्चन, कभी कभी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि छुआछूत से संबंधित जो है अनुच्छेद कौन सा है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपको अनुच्छेद ही क्वेश्चन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा कि ये किससे मतलब संबंधित है। तो ये आर्टिकल जो है 17 यानी आर्टिकल 17 जो है ये छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर आंसर, सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि छुआछूत जो है ये आपका किस अनुच्छेद में आता है? 17 नंबर अनुच्छेद में आता है, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। हाँ ये देख लीजिए, ये दे दिया है आपको कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कहते हैं कि प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पे जो साउथ पोल है उस पे पहुंचने वाली प्रथम महिला जो है वो रीना कौशल थी। कौन थी? रीना कौशल। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि रीना कौशल ये दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाली जो है प्रथम महिला थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। ये दे दिया है कि भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल कथा किस देश के साथ जुड़ी हुई है। देखिए भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे लंबी सीमा स्थल जो है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ? बांग्लादेश। ये आपका ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि बांग्लादेश। कितना किलोमीटर है? तो 400 लगभग 500 कहिए 496 किलोमीटर के आसपास में ये सीमा जुड़ी हुई है। तो भारत का सबसे लंबा सीमा इसी के साथ जुड़ी हुई है, 4096 किलोमीटर, लगभग 5000 किलोमीटर मान के चलिए। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये 5वां स्थान रखता है ये सीमा में। ठीक है, कि सीमा स्थल इसके साथ जुड़ी हुई है, पूरे वर्ल्ड में 5वां स्थान है। अब भारत में ये पहला स्थान है जो लगभग 5000 किलोमीटर के साथ जो है सीमा स्थल के साथ जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाई जाती है। तो विश्व कैंसर दिवस दोस्त 4 फरवरी को मनाई जाती है। कब? 4 फरवरी को। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए। ये अगला दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसने क्या किया था कि इबादत खाना बनवाया था। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ये फर्स्ट नंबर आंसर, अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना था क्या, ये थोड़ा सा जान लीजिए। तो इबादत खाना कोई इस मतलब समझ में कुछ और आ रहा होगा, लेकिन समझ लीजिए कि इबादत खाना है क्या। इबादत खाना एक बड़ा सा हॉल बनाया गया था, बहुत बड़ा सा हॉल, जिसमें क्या था कि अगर उस राज्य में अगर कोई भी विवाद होती थी तो उस इबादत खाना में सुनी जाती थी, या कोई भी नया चीजें करना है तो विचार विमर्श करने के लिए उस इबादत खाना में आते थे, या किसी के बीच अगर जो है मान लीजिए कि किसी पर विचार विमर्श करना है या किसी के सुनवाई करना है तो वो सुनवाई जो होती थी वो इबादत खाना में होती थी। ठीक है, तो मतलब जितने भी सारे कार्यक्रम जो नए शुरुआत करनी है या कोई समस्या सुलझानी है तो वो सभी के लिए अकबर जो है इबादत खाना बनवा दिया था। उसी में जाकर के क्या होता था कि सारे सुनवाई किए जाते थे। ठीक है, चाहे छोटे से बड़े कोई भी चीज हो उस इबादत खाना में ही होता था। तो इबादत खाना इसी के लिए अकबर ने बनवाया ही था। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं। हाँ देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द जो है किस देवता के लिए इस्तेमाल किया गया था, ये जानना है। देखिए ऋग्वेद में देवता के लिए जो पुरंदर शब्द इस्तेमाल किए गए थे वो इंद्र देवता के लिए किए गए थे। किसके लिए? इंद्र देवता के लिए। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया था ऋग्वेद में। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर दे दिया कि दीन ए इलाही
नामक नया धर्म जो था वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दीन इलाही जो धर्म जो था वो जान लीजिए कि अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, अकबर के द्वारा। दीन इलाही कहने का मतलब क्या कि धर्म, मतलब कि धर्म से ही जुड़ा हुआ था, जो ईश्वर की कहिए कि एक तरह का ईश्वर से, ईश्वर की प्रार्थना कहिए, वो दीन इलाही था। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि वह कौन से सूफी संत थे जो वह मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट जो है पहुंचने का एक मार्ग है। ठीक है, अगर भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की संगीत कर रहे हैं, तो वो ईश्वर की जगह आपको क्या करेगा कि पहुंचाने में जो मदद करेगा, ये एक सोर्स होता है। ठीक है, तो ये किस सूफी संत का मानना था? तो दोस्त ये मुइनुद्दीन चिश्ती का मानना था। किसके? मुइनुद्दीन चिश्ती का। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर करेक्ट होगा, मुइनुद्दीन चिश्ती, इन्हीं का ये चीजें मानना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? उस समय जनरल गवर्नर कौन था, ये हमें जानना है। तो गवर्नर जनरल उस समय जो था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, उसमें लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही क्या हुआ था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। चलिए हाँ, ये देख लीजिए, कहता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर के रहूंगा। ये जो कथन था ये किसने कहा था? ठीक है, तो दोस्त ये जो स्टेटमेंट थे ये बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये अंग्रेजों के विरोध में कहा गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था कि अंग्रेजों का शासन था, इसलिए जो है उस समय ये वर्ड जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो स्टेटमेंट निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया कि बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल अकबर के दरबार में रहने वाले थे जो काफी बुद्धिमान थे। उनका असली नाम क्या था? महेश दास था। क्या था? महेश दास। बीरबल का असली नाम महेश दास था। ठीक है, चतुराई में सबसे नंबर 1 माने जाने वाले आदमी। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि महेश दास उनका असली नाम था। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जो शीघ्र क्या होती है कि पलायन हो जाती है या होने की प्रवृत्ति रखती है, वो क्या कहलाती है? मतलब उसका डिमांड ज्यादा होता है। ठीक है, तो वैसे मुद्रा जो जिसका मतलब कि शीघ्र पतन हो जाता है, तो पतन कौन हो जाता है? जिसका डिमांड ज्यादा होता है, जो चलन में ज्यादा होता है, तो वैसी मुद्रा जो होती है वो गर्म मुद्रा कहलाती है, हॉट करेंसी कहलाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा? थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि गर्म मुद्रा यानी कि हॉट करेंसी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। ये भारतीय कृषि के क्षेत्र में जाइएगा तो केएमएस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? केएमएस होता है क्या, ये जाना है। देखिए केएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? खरीफ मार्केटिंग सीजन। खरीफ मार्केटिंग सीजन, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। ये इसका फुल फॉर्म होता है केएमएस का। ठीक है, खरीफ मार्केटिंग सीजन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये चीजें। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया है कि उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवन होती है वो क्या कहलाती है? देखिए भूमध्य सागर की ओर जो होती है, उच्च दाब क्षेत्र में जो चलने वाली पवनें जो होती है वो व्यापारिक पवनें कहलाती है। क्या? व्यापारिक पवनें। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। उस समय तक के क्या होती है कि उससे पहले जब क्या होता है कि उच्च दाब क्षेत्र वाले में जो भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती है वो आपका व्यापारिक पवनें होती है। उससे पहले क्या होती है कि जितने भी नाव होती हैं या व्यापार वाले जो जहाज होते हैं वो नहीं चलते हैं, वो रुके हुए रहते हैं। ठीक है, जब वो पवनें चलती है तो उनको क्या करते हैं कि आगे ले जाने में मदद करती है। तब उस समय बहुत सारे जो व्यापारिक जो क्या होते हैं कि नाव जो है वहां से चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्या होती है कि उसको स्पीड मिलती है वो हवा पवन के चलने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए उस समय व्यापारिक पवनें जो है ज्यादा चलती है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगता है उनको जाने में, तो वो व्यापारिक पवनें कहलाती है। नहीं तो उससे पहले बहुत सारे जो है व्यापारिक जहाजें जो होती है वो रोक करके रखे हुई रहती है, वो उस समय नहीं चलती है ज्यादातर। ठीक है, तो वो व्यापारिक पवनें कहलाती है, ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा? फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। हाँ देख लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए। कह दिया कि हिंद महासागर में, कहता है कि स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्त? मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। ये हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अच्छा तो दोस्त इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए अब क्या करते हैं कि आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग टेस्ट कहां दे सकते हैं, कहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ट में।
अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो क्योंकि जीके जीएस से क्या है कि दोस्त 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा कमांड कर लीजिएगा तो आराम से कमांड हो जाएगा, 40 नंबर आराम से खींच दीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, इसलिए चलिए क्या कर लेते हैं कि देख देते हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को कि कहां से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, कहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो दिखा देते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन है ईआरसीबी सर के नाम से, ये प्ले स्टोर पे क्या है कि अवेलेबल है। इस ईआरसीबी सर के नाम से क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा तो एप्लीकेशन आएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फोन में। और इसी पे क्या होगा कि आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्या होता है कि टेस्ट होता है, तो इसको ओपन कीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज जो है देखने के लिए मिलेगा। वहीं से क्या कीजिएगा कि ज्वाइन हो जाइएगा और टेस्ट में भाग लेते रहिएगा, कंटिन्यू टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। और जो लोग टेस्ट दिए हैं दोस्त, आप लोग वेट करें, क्योंकि आप लोग का क्या करना है कि रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड दिखा देना है कि कितने नंबर आपने लेकर के आए हैं, ठीक है। तो चलिए दिखा देते हैं। और जो लोग नए हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट का डिस्कशन यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों का एग्जाम चलेगा तब तक जो है यहीं पे आपको डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा। तो बेनिफिट करेगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ऐसे जो इसमें आने की संभावना है, ठीक है। चलिए अब दिखा देते हैं टेस्ट में कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। देखिएगा, देखिए ये स्कोर कार्ड है, आज देख लीजिए कि किसने कितना नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। तो ये 40 को क्वेश्चन था जो 40 नंबर का आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी में से टेस्ट दिए गए हैं। तो ये देख लीजिए पहले नंबर पे जो आज बने हुए, ये सचिन चंद्रवंशी है जो 29.35 मार्क्स से लेकर के आए हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। सेकेंड नंबर पे देखिएगा, सेकेंड नंबर पे ये मृत्युंजय कुमार है। थर्ड नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो थर्ड नंबर पे कौन है, ये देख लीजिए। थर्ड नंबर पे जो है आपका लव कुश जो है यादव है जो थर्ड नंबर पे है। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नीतीश कुमार है जो चौथे नंबर पे है, ठीक है। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमित भाई है। छठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये दिनेश कुमार है, दिनेश कुमार यादव जो छठे नंबर पे है, ठीक है। चलिए सातवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कौन है कि मणिकांत कुमार भाई है, उस पर 8वें नंबर पे देख लीजिएगा। 8वें नंबर पे कौन है कि रत्नाकर प्रसाद है जो 8वें नंबर पे है। 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये प्रिंस कुमार है। उसको 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रामसेन कुमार है जो 10वें नंबर पे बने हुए हैं, ठीक है। 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, 11वें नंबर पे ये प्रिंस कुमार ही है। 12वें नंबर पे देख लीजिएगा, 12वें नंबर पे रत्नाकर प्रसाद ही है। ये 2 बार कैसे टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं पता नहीं। चलिए 13वें नंबर पे देख लीजिएगा, 13वें नंबर पे ये बम कुमार है। 14वें नंबर पे कमलेश कुमार है। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त 15वें नंबर पे कौन है कि भगवान कुमार भगवान है। उसका 16वें नंबर पे कौन है कि रवि वर्मा है। 17वें नंबर पे देख लीजिएगा, 17वें नंबर पे अमितेश कुमार है। उसके बाद 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मोहन कुमार है जो 18वें नंबर पे है, ठीक है। चलिए 19वें नंबर पे देख लीजिएगा, 19वें नंबर पे क्या है कि सुशील पाल करके है जो 19वें नंबर पे है। 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुजीत कुमार है। उसके बाद 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 21वें नंबर पे कौन है कि रोशन कुमार है। 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये चंदन कुमार है जो 22वें नंबर पे है। 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 23वें नंबर पे लक्ष्मण कुमार है। और 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विष्णु कुमार है जो 24वें नंबर पे बने हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला दिखा देते हैं 25वें नंबर पे। 25वें नंबर पे देख लीजिएगा, 25वें नंबर पे कौन है कि मंटू शर्मा है। 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कौन है इंद्रजीत कुमार है जो 26वें नंबर पे। 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुरेंद्रा करके है जो आपका 27वें नंबर पे है। 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मुंद्रा द्विवेदी है। 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 29वें नंबर पे ये राहुल मुंजे करके है जो 29वें नंबर पे है। 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विपुल कुमार है जो 30वें नंबर पे है बने हुए हैं। चलिए 31वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 31वें नंबर पे देख लीजिएगा कौन है कि कमला कुमारी है। उसके बाद जो है 32वें नंबर पे अगर है तो 32वें नंबर पे कौन है विकास कुमार है। उसके बाद 33वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 33वें नंबर पे कौन है कि साजन कुमार है। 34वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो फरियाद अंसारी है। उसके बाद जो है 35वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 35वें नंबर पे अपना यूपी से है विनय भाई। उसके बाद 36वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये माधव प्रसाद है जो 36वें नंबर पे बने हुए हैं। चलिए उसके बाद दिखा देते हैं 37वें नंबर पे। 37वें नंबर पे कौन है कि हाँ 37वें नंबर पे देख लीजिएगा। 37वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 37 नंबर पे जो बने हुए हैं ये सुधीर राज करके है जो 37वें नंबर पे है। उसके बाद 38वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 38वें नंबर पे आपका आशीष बारिक करके है जो 38वें नंबर पे बने हुए हैं। दोस्त इतने लोगों ने क्या किया कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, सब अपना नंबर देख लिए है कि किसने कितना नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। तो दोस्त जाइए फटाफट क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग डाउनलोड कर रखे हैं आज भी टेस्ट आपका 8 नंबर एक्टिव है, जाकर के टेस्ट नंबर 8 दे दीजिएगा फटाफट, क्योंकि
कल फिर हम क्या करेंगे कि आपका डिस्कशन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो देर मत कीजिएगा टेस्ट में, आप लोग फटाफट दीजिएगा, क्योंकि अब डेली टेस्ट का डिस्कशन चलेगा, एक दिन मिस नहीं होगा, ठीक है। आज हुआ है, कल होगा, फिर नेक्स्ट डे होगा, कंटिन्यू होते रहेगा, कोई मिस नहीं होने वाला है, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जाइए फटाफट क्या कीजिए कि टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, टेस्ट नंबर 8, ठीक है। आप चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको ये सारे क्वेश्चन जो है काफी हेल्प करेंगे, इसलिए आपको बता देते हैं कि कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब। डिस्कशन यहीं पे मिलेगा आपको, और भी जो है जितने भी इससे रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप 3 से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, ये यहीं पे आते रहेंगे, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे आपके लिए एक नए टेस्ट डिस्कशन वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।